साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, चेक मैटर्स पे आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक रिसेंट फैसला जो है डिस्कस करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ना केवल आरोपी को एक्विटल दिया गया, अभी तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमें बताए, अगर उसका उपयोग वास्तव में सही तरीके से किया जाता है तो मैं डेफिनेट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि चेक मैटर में हमें कन्विक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता नहीं होता है, हम जल्दबाजियाँ करते हैं, गलत डिफेंस ले लेते हैं या प्रॉपर जो है प्रतिरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर नुकसान हमें खाना पड़ता है। पर प्रॉपर जो है डिफेंस क्या होगा, प्रॉपर जो है प्रतिरक्षा क्या होगी, अगर ये आपने समझ लिया तो आपने जो है जंग जीत ली। और आपने इंसेप्शन पे जो तैयारी करनी है वो क्या है, ये भी जो है आपको मैं समझाने वाला हूँ। क्लियर है बात ये। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉपी लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉपी है, मेरे नोट्स रेडी रहते हैं, तो हम इधर तो लिखेंगे हमारा केस लेफ्ट साइड पे, एंड ऑन द राइट साइड वी विल डिस्कस द केस ऑफ एक्विटल, जो कि रिसेंटली प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, इस केस में जो है एक ही आरोपी है और हमारे केस में भी हम ही आरोपी हैं। तो यूजुअली चेक के जो अनादरण के मामले हैं उसमें एक ही आरोपी होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पर जहाँ पर कंपनी है तो कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या दो सिग्नेटरी हैं तो वहाँ पर दो अक्यूज्ड पार्टी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे एंड सर्कमस्टेंसेस पे। क्लियर हो गया अपने को। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। दूसरी बात यह है कि इस केस की स्टोरी क्या थी वो जो है अपन समझेंगे, और हमारे केस की भी स्टोरी है उसको भी जो है हम लिख लेंगे। इस केस की स्टोरी क्या थी कि परिवादी ने एक परिवाद दाखिल किया, और ये परिवाद दाखिल हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट के प्रोविजंस के तहत, जिसको हम कहते हैं प्रक्राम्य अधिनियम। उसमें उसने कहा कि जो कंसर्न अक्यूज है उससे मेरे मैत्रिक जो है संबंध है, और लगातार जो है हमारा आना जाना है। मैंने इसको लोन दिया, ये लोन था 20 लाख रुपए। इसको चुकाने के पेटे इसने जो है चेक दिया, ये चेक जो है मैंने बैंक पे लगाया, ये चेक जो है बाउंस हो गया। अल्टीमेटली मैंने नोटिस सर्व कर दिया। साथियों, लगभग आपका केस भी जो है ऐसा ही होगा कि मैत्री संबंध जो है बताए गए, लोन अमाउंट जो है आपको दिया गया ये बताया गया, उसके पेटे चेक देना बताया गया है, और ये चेक जो है जब बैंक में पेश किया तो ये चेक जो है बाउंस हो गया। कई बार कारण क्या होता है, अकाउंट क्लोज। कई बार कारण क्या होता है कि फंड इनसफिशिएंट, बट मोस्ट ऑफ द कारण क्या होता है, फंड इनसफिशिएंट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक का मेमो है और प्रॉपर मेमो है तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 146 से NI एक्ट में उसका प्रिजम्पशन जो है हमारे खिलाफ जाता है। क्लियर है। तो उसको भी जो है हमको देखना पड़ेगा। साथियों, जब नोटिस आया आरोपी को तो आरोपी ने इसका एक प्रॉपर रिप्लाई दिया, पर रिप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मर्जी में आपने लिख दिया। रिप्लाई का मतलब ये है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके तहत अगर रिप्लाई दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो फॉर्मूला है द थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। इसको जो है आपको समझना होगा और इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब भी आप पर केस हो रहा है 138 NI एक्ट का, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने जिसको चेक दिया है, जो उस कंसर्न चेक का होल्डर है, वो उस चेक को होल्ड कर रहा है फॉर डेट। क्लियर है। और वो कंसर्न व्यक्ति जो है होल्ड कर रहा है उस कंसर्न चेक को फॉर द कंसिडरेशन अमाउंट जो कि उस चेक में जो है मेंशन है। तो ये प्रिजम्पशन स्टार्ट कब से होते हैं, जब हम चेक को जो है साइन कर देते हैं। तो कई बार लोगों के माइंड में अवधारणा गलत रूप से सेट हो जाती है कि अगर चेक का केस हुआ है तो परिवादी को अपना केस जो है स्टैंड करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ, ये बात सही है कि परिवादी को अपना केस स्टैंड करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर जहां आपने चेक पर अपने साइन मान लिए और ये मान लिया कि हमारे बीच ट्रांजैक्शन था, तो वहां पर कोर्ट जो है जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ये प्रिज्यूम कर लेगा कि द कंसर्न इंस्ट्रूमेंट इज टूवर्ड्स द डेट एंड टूवर्ड्स द कंसिडरेशन मेंशन्ड देयरिन। तो उस सिनेरियो में सेक्शन 118 सेक्शन 139 NI एक्ट का प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ हो जाता है। तो उसको रिप्यूट करने के लिए आपको अपना स्टैंड जो है नहीं लेना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको अपना स्टैंड लेना है बाय द थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। तो इनका क्या कहना था कि हमारे बीच संबंध है, ये बात फैक्ट है। पर मैंने जो अमाउंट का लोन लिया है वो अमाउंट है 3.5 लाख रुपए, और ये अमाउंट सेटल भी हो चुका है और मैं 5.5 लाख रुपए पे भी कर चुका हूँ, जिसका प्रूफ जो है इन्होंने एंक्लोज कर दिया। और इनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी चेक थे उसका अक्यूज ने मिसयूज़ किया। जब मैंने चेक मांगे तो वो बोलता कि चेक जो है मुझसे गुम गए। मैंने इसको जो है लीगल नोटिस पे दे दिया। अल्टीमेटली मैंने कंसर्न जो पुलिस है वहाँ कार्रवाई भी कर दी, और अल्टीमेटली बाद में जो है इसे चेक का मिसयूज़ कर लिया। तो कितने सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है लेके चला आरोपी, इस बात को जो है समझिएगा। और ये प्रोटोकॉल जो है हम लेके चलते नहीं है। अब हम जो है लोन ले रहे हैं हमारे किसी फ्रेंड से या किसी मिलने वाले से, हम पैसा तो लिया है पर खाली चेक दिया है। अब वो क्या मिसयूज़ कर लेगा उस चेक का हमें पता ही नहीं है। तो आरंभ से ही हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो प्रॉपर लिखा पढ़े जरूर करो, खासकर तब जब हम लोन ले रहे हैं। अगर वो चेक खाली है
और अगर लोन लिया है हमने प्राइवेटली और वो चेक का मिसयूज़ हो गया और कुछ भी अमाउंट उसने भर लिया और हमारे पास संभावित डिफेंसेस नहीं है तो हम लोग जो है मारे जाएंगे। इसलिए आप एक एक पॉइंट पर लिखा पढ़ी करते हुए चलो, और जहाँ तक हो सके तो आप व्हाट्सएप चैट भी कर लो, ये भी एविडेंस है, फ़ोन रिकॉर्डिंग भी कर लो, ये भी एविडेंस है। हर एक बात की पुख्ता एविडेंस जो है हमें चाहिए। इसका कहना ये था कंसर्न्ड फरियादी का, जब अमाउंट पे नहीं हुआ आफ्टर हैविंग नोटिस तो मुझे जो है मजबूरन केस फाइल करना पड़ रहा है, पर संभावित डिफेंस के रिप्लाई को इसने कंसील कर लिया। अल्टीमेटली अक्यूज़ जो है सम्मन हुआ, उसने अपना डिफेंस जो है रेस किया, कोर्ट ने उसे कंसिडर करा और उससे बरी कर दिया। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उसे सजा कर दी। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आपको बताया है, ये देखा कि क्या कंसर्न अक्यूज्ड अपने कंसर्न स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस को रिब्यूट करने में सफल रहा या नहीं, और इसके लिए उसने जो डिफेंस लिया है वो किस हद तक जो है प्रोबेबल है। तो कुल मिला के हमें ये बात जो है समझ में आती है कि अक्यूज को अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बाय रीजनेबल डाउट थ्योरी, उसको अपना जो है डिफेंस साबित नहीं करना है इस प्रकार से जिस प्रकार से कंसर्न कंप्लेंट को जो है अपना केस साबित करना होता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ एविडेंस एक्ट, उसको रेस करना है प्रोबेबल डिफेंस। और ये डिफेंस रेस करने के लिए उसको वो थ्योरीज रखनी होंगी जिसको ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है सही मानते हुए उस पर एक्ट अपॉन करने के लिए बाध्य हो जाए। तो साथियों, कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि जो भी प्रिजम्पशंस हैं उसको रिब्यूट करना है अक्यूज्ड को, और रिब्यूट करते समय उसको डिफेंस भी रेस करना है। डिफेंस संभावित होना चाहिए, मींस इट शुड बी प्रोबेबल। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लेनेंट। और दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उस पर रिलाई किया गया। एक तो है कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा कारपेट के नाम से जजमेंट है 2009 वॉल्यूम 2 SCC पेज 513, और एक जजमेंट है 2019 वॉल्यूम 5 SCC पेज 418। तो कुल मिला के कोर्ट ने इन थ्योरीज की लाइट में अब इस केस को देखा। फैक्ट्स क्या थे, तो दोनों पार्टीज जो हैं उनका रिलेशनशिप है, ये कोर्ट ने देखा। यहाँ पर जिस मूवी के लिए लोन दिया गया उसका प्रोडक्शन, उसका एग्जीबिशन काफ़ी लंबे टाइम पहले हो गया था। लोन अमाउंट जो है वो 3.5 लाख रुपए, इसकी पुष्टि भी गवाह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, 5.5 लाख रुपए दे भी दिया, उसका सेटलमेंट डॉक्यूमेंट फाइल पर है। इसके अलावा चेक जो मिसयूज़ हुआ उसके समय में जो है कंसर्न्ड जो आरोपी है उसने पुलिस में अपनी कार्रवाइयाँ दे रखी है, और जब ये मैटर संज्ञान में आया थ्रू नोटिस तो उसने फर्दर कार्रवाइयाँ जो है इनिशिएट कर दी। तो कोर्ट ने कहा ये एक संभावित डिफेंस है, क्लियर है, और इसको देखते हुए आरोपी को जो है बरी कर दिया। और कोर्ट का कहना यह था कि जैसे ही संभावित डिफेंस रेज होता है और ये डाउट क्रिएट करता है ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसर्न डेट एंड कंसिडरेशन, तो ऐसे सिनेरियो में आरोपी जो है हकदार हो जाता है एक्विटल का, क्योंकि ऐसी स्थिति में परिवादी को अपना केस जो है साबित करना होता है। अगर परिवादी अपना केस साबित नहीं कर पाया तो डेफिनेटली अक्यूज इज हैविंग द बेनिफिट ऑन बोर्ड। तो कुल मिला के कोर्ट ने ये बात लिखी कि प्रिजम्पशन को जब रिब्यूट कर रहे हैं तो हमें एक बात याद रखनी है कि इस तरह का हमें संभावित डिफेंस जो है रेस करना है बाय द वर्च्यू ऑफ विच वी कुड से दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और कंसिडरेशन इज हाईली इम्प्रोबेबल और डाउटफुल। अगर हम ऐसा कर देते हैं देन डेफिनेटली वी कुड गेट अ बेनिफिट। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे मान लीजिए ए कहता है कि मैंने लोन दिया है बी को, और उस लोन के ट्रांजेक्शन्स के पेटे एक चेक दे दिया कंसर्न बी ने। अब बी कहता है कि चेक का मिसयूज़ हुआ है, या मैंने अमाउंट जो है पे कर दिया है, ये अमाउंट जो है इतना नहीं इतना है। तो ऐसे सिनेरियो में जो ये पॉइंट रेस कर रहा है कंसर्न बी, ये संभावित डिफेंस है। अगर इस डिफेंस के समर्थन में उसके पास साक्ष्य है, या जिरे इस तरह से करता है कंसर्न ए से कि वो अपना डिफेंस जो है वो प्रोबलाइज करने में सक्षम हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रिजम्पशन जो है वो रिब्यूट हो जाता है और बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है परिवादी पे, और उसको जो है अपना केस साबित करना पड़ेगा। अगर परिवादी अपना केस साबित नहीं कर पाता है देन डेफिनेटली अक्यूज कैन हैव द बेनिफिट। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हो तो आप 4 पॉइंट जो है ध्यान रखना, खासकर चेक के केसेस में। पहली बात, नोटिस में आपका एड्रेस क्या है। अगर वो एड्रेस नहीं है आपका तो आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 94, सेक्शन 138 NI एक्ट का उल्लंघन होता है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। दूसरी बात है कि जो डेट बता रहे हैं वो डेट वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं है, या उसका अस्तित्व में होना वास्तव में संभव है या नहीं है, इस पर भी आप जरा कर सकते हो। एंड यू कुड मेक इट हाईली इम्प्रोबेबल टू बी इन एग्जिस्टेंस। उदाहरण के लिए ए कहता है कि मैंने बी को जो है उधार दिए हैं 25 लाख रुपया, पर ए जो है बहुत गरीब किस्म का व्यक्ति है, उसके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, इवन उसने कोई एविडेंस तक पेश नहीं करा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम डेट वाले पार्ट पे एक्सट्रीम जिरे करके उस पार्ट को जो है डाउटफुल कर सकते हैं। जैसे ये डाउटफुल हुआ और एक संभावित डिफेंस जो है क्रिएट हो गया, देन वी कुड हैव द बेनिफिट एंड वी कुड बी सक्सीडेड टू रिब्यूट द स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन। तो इस तरह से हमें काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपके चेक पे साइन नहीं है, हालांकि जजमेंट इस तरह का है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि अगर चेक आपका है, चेक पे आपका हस्ताक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको डेट के ऊपर हिट करना है। अगर डेट जो है अस्तित्व में नहीं है, डेट का अस्तित्व हमने जो है हाईली कर दिया इम्प्रोबेबल,
मीन्स उसका अस्तित्व होना अपने आप में ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। तो यही फॉर्मूला है जिस पर हमको ध्यान रखते हुए चलना है जब भी रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, ताकि हम इफेक्टिवली केस को लड़ सकें। तो जब भी आप रिप्लाई दें चेक केसेस में तो सिंपल रिप्लाई ना दें, जो फॉर्मूला मैंने बताया है उस स्लाइड में आप जो है आगे बढ़ें और अपना रिप्लाई जो है सबमिट करें। क्योंकि देखो ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा खेल है, अगर आपने इंसेप्शन से ही ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं करी है और प्रॉपर जो है आपका डिफेंस नहीं है अपने रिप्लाई में, देन यू कुड हैव द प्रॉपर परजुरी इन योर केस। तो परजुरी से अपने को बचाने के लिए पहले जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है उस पर रिसर्च करो, उसके बाद उसमें क्या क्या गलतियां हैं उसको देखो, सही बात है क्या उस पर वर्कआउट करो, और चौथी बात अगर प्रमाण है आपके पास में तो उसका रेफरेंस लो आप रिप्लाई के अंदर, ताकि अपने को जो है फ़ायदा मिल जाए। अगर यहाँ पर रिप्लाई प्रॉपर नहीं देता कंसर्न आरोपी तो उसको फ़ायदा भी नहीं मिलता। रिप्लाई मस्ट बी प्रॉपर। जो भी गलतियाँ होंगी वो इंसेप्शन पे होती हैं, बाद में वो गलतियाँ जो है क्योर नहीं हो पाती हैं। इसलिए रिप्लाई लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, रिप्लाई लिखे कैसे वो महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया किस तरह से काम करना है, उस पर जो गाइडलाइंस है उसको बताया, और जो रिसेंट वीडियो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस पर मैंने जो है आपको एनलाइटन किया है। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।